चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में। तो चूँकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है और काफ़ी इजी भी है, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को। एक या दो लेक्चर्स इसके होंगे और कंप्लीट पॉलीमर आपको मिलेगा और साथ में एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ईसीएफ के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी इस बार मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो जो बहुलक है किसे कहते हैं इसे हम देखेंगे। एक ज़रूरी बात है कि 2016 एसीएफ में भी 3 क्वेश्चंस थे इसके, 2017 एसीएफ में भी 3 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है, बट सिली मिस्टेक्स के कारण हम लोगों से वो गलत होता है, जो कि आज नहीं होगा इसको पढ़ लेने के बाद। तो सिंपल बेसिक से मैं चालू करना चाहूँगा कि जो पॉलीमर है यानी कि जो पॉली और मर दो जो वर्ड्स हैं उनसे मिलकर बनाया गया है। तो जो पॉली होता है उसका मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि मेनी मतलब बहुत और भाग, मतलब बहुत से भागों को जोड़ के कुछ बनाया जाए तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। और वैसे भी हर बहुलक किसी न किसी मोनोमर, मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों आप लोगों को साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। यानी कि जो पॉलीमर है वो किसी न किसी मोनोमर से बनाया जाता है, बहुलक जो है वो एकलक से बनाया जाता है। ये बताना ज़रूरी इसलिए भी था कि हमें जो जिस भी बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, उसके एकलक के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो बहुलक है उसको किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। चलिए तो मैं मुख्य रूप से आपको 4 तरीके के क्लासिफिकेशन आज बताने जा रहा हूँ, ठीक। मैं आपको समझाऊं अगर पॉलीमर के बारे में, मतलब बहुलक के बारे में, तो 4 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो होता है वो होता है कि जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा इसकी मतलब कि बनावट के आधार पर, फिर संश्लेषण के आधार पर, फिर भौतिक गुणों के आधार पर, और होता है इसकी प्राप्ति के आधार पर। यानी कि इंग्लिश में मैं लिखूं तो जो बहुलक है बेस्ड ऑन, मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्सेस यानी कि प्राप्ति के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तो प्राप्ति के आधार पर बहुलक का जो वर्गीकरण है आप लोग देखिएगा, इसको मैं ए बी से नाम देता हूं, ठीक है, मेन हेडिंग को। तो नेचुरल पॉलीमर, और ख़ास बात ध्यान दीजिएगा, नेचुरल पॉलीमर्स को बहुत अच्छे से समझना है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन नेचुरल पॉलीमर है या इनमें से कौन है जो नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो ये बस सिंपल यही इतने दूर में ख़त्म हो जाएगा, आपको रट लेना, याद कर लेना है और इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव डील होगा। और दूसरा होता है इसमें सिंथेसिस पॉलीमर। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये कहलाएगा आपका प्राकृतिक बहुलक, और ये कहलाएगा आपका संश्लेषित बहुलक। ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित हो यानी जिन्हें हम बनाए वो क्या कहलाते हैं, सिंथेसिस पॉलीमर, जिन्हें बनाया गया हो किसी न किसी विधि द्वारा, ठीक। और प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली हम लोग को प्राप्त हुए हों। सिंथेसिस बहुलक में ज़्यादा पूरा एक्सप्लेन करके हम लोग को पूरा पॉलीमर उसी में पढ़ना है, बट इसको अभी अच्छे समझते हैं नेचुरल पॉलीमर को। तो नेचुरल जो पॉलीमर है इसको अगेन हमने क्लासिफाई किया हुआ है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स के बाद हमने इसको क्लासिफाई किया है प्रोटीन्स के बाद हमने इसको न्यूक्लिक एसिड्स में, और न्यूक्लिक एसिड्स के बाद हमने इसको जो चौथा टाइप है पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और चौथा जो टाइप है वो है नेचुरल रबर। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो ये कहलाएगा आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये है आपका प्रोटीन, ये न्यूक्लिक एसिड, और ये आपका है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक जो रबर है आइसोप्रीन, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं 2 मेथिल 1
3 ब्यूटाडाइन। एक खास बात बताना चाहूँगा कि मैं जो नियोप्रीन है वो हमारा संश्लेषित यानी मानव निर्मित रबड़ होता है, और क्लोरोप्रीन जो होता है उसका एकलक होता है, मोनोमर होता है। तो हमेशा नाम में कन्फ्यूज़न आता है। अभी देखते हैं इन सब के बारे में कि भाई पॉलीसेकेराइड्स में कौन कौन आएंगे, प्रोटीन्स में कौन आएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स में कौन आएंगे, नेचुरल रबड़ में। ये चार मेनली ये चार होते हैं हमारे नेचुरल यानी प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर्स। तो जो पॉलीसेकेराइड्स है उसमें आप लिख लीजिए, आपने सुना भी होगा, उसमें होता है स्टार्च। हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लिखने की वजह से थोड़ा दिक्कत आएगा, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, और समय भी थोड़ा वेस्ट होगा, बट ज़रूरी है, ठीक। स्टार्च, और इसके साथ हम लोग लेते हैं इसमें सेल्यूलोज, ठीक। ये दोनों हमारे नेचुरल पॉलीमर्स के फर्स्ट कैटेगरी पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। कौन कौन? स्टार्च और सेल्यूलोज। पॉलीसेकेराइड्स में कौन आता है? स्टार्च और सेल्यूलोज। अब प्रोटीन्स में, तो प्रोटीन में आता है आपका ऊन, रेशम, चमड़ा, ठीक है, इत्यादि। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो लिखूंगा वुलन या वूल, रेशम को लिखूंगा सिल्क, और चमड़ा को लिखूंगा लेदर। तो प्रोटीन्स में कौन कौन से आते हैं? ऊन, रेशम और चमड़ा। कौन कौन आता है प्रोटीन में? ऊन, रेशम और चमड़ा, ये हमारे प्रोटीन्स में आते हैं, ठीक। न्यूक्लिक एसिड्स में कौन कौन आते हैं? तो भाई न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं RNA, DNA, ये भी हमारे प्राकृतिक बहुलक हैं, यानी कि नेचुरल पॉलीमर है। RNA, DNA कैटेगरी इसका न्यूक्लिक एसिड। और लास्ट हो गया आपका प्राकृतिक रबड़, और प्राकृतिक रबड़ में आता है आपका आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, ठीक। तो अब एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, हमारा नेचुरल जो पॉलीमर है उसमें आया पॉलीसेकेराइड्स, उसमें हमने किस किस को लिया? स्टार्च और सेल्यूलोज। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, बार बार इसी से क्वेश्चंस बनता है, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और सेल्यूलोज। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल पॉलीमर का, वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में किस किस को लिया हमने? वुलन यानी कि ऊन, रेशम यानी सिल्क, और साथ में लेदर यानी चमड़े को। उसके बाद है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमने किसको लिया है? RNA और DNA को। और नेचुरल रबर में लिया है हमने आइसोप्रीन को, और इस आइसोप्रीन को नाम दिया जाता है 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए मैं स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बना रहा हूं क्योंकि वैसे ही ये भास्ट चैप्टर है और स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं अलग से, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बट जहां ज़रूरत होगा मैं बिल्कुल बनाने वाला हूं आप लोगों को, बस लेकिन इसको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे पास नेचुरल कौन कौन सा, हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से थे? पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और नेचुरल रबड़। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस पॉलीमर। सिंथेसिस पॉलीमर में आप बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकता है आपका, मतलब इसमें आ जाएगा आपका जो भी है, बेकेलाइट है, मैंने आपको शुरू में डिफिनीशन बताया ही था इसका, ठीक है। नाइलॉन 6 जो भी है, टेरिलीन है, पॉलीथीन है आपका, या पॉलीएथिलीन जो भी बोलिए आप, ठीक। PVC है, PAN है, मतलब बहुत सारा इसमें आने वाला है, ग्लिप्टल है, बहुत कुछ है जो कि नेचुरल नहीं है। मतलब इनके अलावा जो भी पॉलीमर्स हैं वो आपका किस में आ जाएगा? सिंथेसिस पॉलीमर में, मतलब जिसको बनाया गया है। अच्छा, एक चीज और रह गया था पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स में कि इनका मोनोमर कौन होगा। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का जो मोनोमर होता है यानी कि जिससे बने होते हैं वो होता है अल्फा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के साथ आपको ये भी याद रखना है कि किससे बने हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स। और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनका जो मोनोमर होता है इसको लिया जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नाम, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर हो जाएगा। तो इन दोनों का आपको याद रखना है। इसका क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड, और प्रोटीन्स का क्या ले लिया हम लोगों ने? अल्फा एमिनो एसिड्स। तो ये था। अच्छा, एक चीज और है जो मैं बताना भूल गया था, न्यूक्लिक एसिड्स की ही कैटेगरी में, यानी कि जो आपको बायोपॉलीमर बोलना चाहिए हम लोग को, जैव बहुलक। तो जैव बहुलक में आप याद रखिएगा एंजाइम्स, एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव बहुलक।
बहुत सारा चीज है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, किसको बोलते हैं हम लोग? एंजाइम्स को। तो इस तरीके से नेचुरल आप बिल्कुल रट लीजिए, तो इससे आपका क्या होगा कि पॉलीमर में जो कंफ्यूजन आना होता है वो खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन हमारा। तो नेचुरल पॉलीमर में हमने पॉलीसेकेराइड्स में देखा स्टार्च और सेल्यूलोज को, प्रोटीन में देखा हमने प्रोटीन में ऊन, रेशम और चमड़े को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में हमने आरएनए, डीएनए, और इसी में जैव बहुलक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम जो होते हैं हमारे। ठीक है, नेचुरल रबर में हमने देखा आइसोप्रीन को। तो इस तरीके से नेचुरल वाला हो गया। सिंथेसिस में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं। अब जो सेकेंड कैटेगरी होती है, जो होती है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब बहुलक संरचना के आधार पर किस किस भागों में विभाजित किया जाएगा। और एक बात, खास बात यह है बहुलक को पढ़ने में कि जैसे ही हम इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत एडिशनल कुछ और पढ़ना पड़ेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश ना रहे। हम पढ़ रहे हैं तो हम कंप्लीट पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, एकदम तबीयत से पढ़े। तो बेस्ड ऑन क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। अच्छा, आज कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे से जा रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत हो रही है क्या? ठीक, और लाइक और शेयर दबा के कीजिए कि हमारा मनोबल ऊंचा रहे। हम हर वीडियो का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते हैं हमें पता चलता है कि हाँ भाई लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, हम बिल्कुल बढ़ाएंगे। पढ़ा रहे हैं तो इतना जान लीजिए, कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। ठीक, तो अब अगला जो है हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। फर्स्ट होता है लीनियर, ठीक, दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, और थर्ड होता है हमारा क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी याद करना है। देखिए, जो नेचुरल रहा हो या जो सिंथेसिस रहा हो पॉलीमर, हमने अभी तक इन दोनों के बारे में पढ़ा है, मतलब उनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन देखा है। तो जरूरी नहीं कि वो इसमें ना आए, वो बिल्कुल इसमें आएगा। हाँ, यही चीज हमको सीखना है कि कौन लीनियर में आएगा, कौन ब्रांच चेन में आएगा और कौन क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर में आएगा। फिर इसके बाद हम आगे जब फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो होता है 2 टाइप का एडिशन और कंडेंसेशन, यानी कि योगात्मक और संघनन, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग सिंथेसिस, बेस्ड ऑन सिंथेसिस प्रोसेस, यानी संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो उसमें भी इसके एग्जांपल्स रिपीट होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमको बड़े अच्छे से सबको सेपरेट कर करके पढ़ना है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही बनेंगे। ठीक, चलिए, तो लीनियर यानी कि रेखीय बहुलक, पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको। ठीक, रेखीय बहुलक, और ये हो जाएगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, यानी कि ब्रांच को क्या बोलना चाहिए? बाधित श्रृंखला, श्रृंखला बाधित या बाधित श्रृंखला बहुलक। और ये हो गया आपका, इसको क्रॉस को क्रॉस ही बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड क्रॉस बाधित बहुलक। ठीक, हम पहले पढ़ने जा रहे हैं लीनियर बहुलक को, यानी रेखीय बहुलक को। रेखीय बहुलक को मैं आपको इस तरीके से बना के समझाता हूं कि क्या होगा ना, कि हर एक बहुलक एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक दूसरे से कुछ दूरी बनाते हुए इस तरीके से अरेंज रहेगा। ठीक, अब इससे होगा क्या? ये हमारा लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। अब ये किसी भी चीज का हो सकता है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, यानी कि रेखीय बहुलक का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनाया जाएगा। इस तरीके से होने से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम देते हैं HDP, हाई डेंसिटी पॉलीमर। क्या नाम देते हैं हम लोग? HDP, हाई डेंसिटी पॉलीमर, यानी कि उच्च घनत्व बहुलक। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? उच्च घनत्व वाले बहुलक। किसको? लीनियर को। रीजन इसके उच्च घनत्व के होने का रीजन क्या है? रीजन है भाई इसकी स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक। अब मान लीजिए किस तरीके से अगर फिक्स हो जाए तो इनको तोड़ने में या इनको गलाने में आपको बहुत ही अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, इसका गलनांक बिंदु उच्च होगा।
अधिक तापमान लगेगा, साथ ही साथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होगा इसका? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो तनन शक्ति है इसकी वो भी क्या होगी? उच्च होगी। किसकी? हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर को, रेखीय बहुलक को। HDP स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। हाई मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया, हाई डेंसिटी होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। उच्च तनन सामर्थ्य बोल दीजिए आप इसको, या उच्च तनन शक्ति भी बोल दीजिए। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे, तो एग्जाम्पल्स को एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल जो लीनियर है हमारा, इसमें एग्जाम्पल को मैं यहां लिख देता हूं। इसके एग्जाम्पल्स होंगे PVC, इसके अतिरिक्त नाइलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड नाइलॉन, उसके बाद आता है आपका पॉलीएथिलीन, ठीक, और उसके बाद PAN, पॉलीएक्रोनाइट्राइल बोलते हैं इसको, PAN मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था। और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को आप बताइए सेल्यूलोज कैसा है? ये चारों सिंथेसिस है, बट ये कैसा है आपका? नेचुरल पॉलीमर, और किस में आया है? लीनियर में, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड नाइलॉन, पॉलीएथिलीन, पॉलीएक्रोनाइट्राइल बोलते हैं PAN, और सेल्यूलोज। ये कुछ एग्जांपल्स हुए लीनियर के। अब मैं लीनियर को मिटाता हूं, मिटाता सभी को हूं। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ठीक। दूसरा हमारा है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ठीक, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। सबको एकदम ध्यान से समझना है, एकदम याद रखना है। इसमें जो क्लासिफिकेशन में दूसरा था वो कौन सा था? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। मार्कर फेंकना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि श्रृंखला बाधित बहुलक। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं LDP, लो डेंसिटी पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको? लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर का मतलब होता है निम्न घनत्व वाले बहुलक, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं याद करना। अब लो डेंसिटी पॉलीमर हो गया तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी कैसा होगा? लो, ठीक, यानी कि निम्न तनन सामर्थ्य। मैं लिख भी देता हूं, एकदम इजी है, क्वेश्चंस बनेंगे आपसे एग्जाम में। मोस्टली जो सबसे मेन है, इसका क्लासिफिकेशन से ज्यादा आपको याद रखना है, इसके एग्जांपल्स को एकदम रट्टा मार लेना है। अब इसके एग्जांपल्स में कौन कौन आ सकता है, तो इसके एग्जांपल में आएगा आपका एमाइलोपेक्टिन, और साथ में आएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी कि हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उसमें दूसरा है ये। इसके एग्जांपल्स को बड़े अच्छे से याद रखना आपको, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इसका है वो है स्टार्च, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इसका टाइप भी पूछ जाता है, किसमें का है भाई? तो ब्रांच चेन पॉलीमर है ये, कौन? स्टार्च। और स्टार्च कैसा है? नेचुरल। सेल्यूलोज कैसा था? लीनियर। स्टार्च कैसा हो गया? ब्रांच चेन पॉलीमर का। सेल्यूलोज किसका था? लीनियर का था, नेचुरल, ये भी नेचुरल है, बट सेल्यूलोज गया लीनियर में, स्टार्च आया ब्रांच चेन पॉलीमर में। तो मैं जितना हो सकता है उसको अच्छे से आपको क्लासिफाई करके बिल्कुल बताऊंगा। आप लोग को बस मेरा थोड़ा साथ देना है, दबा के लाइक शेयर करना है भाई, ठीक। थर्ड वाला था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर जब हम पढ़ रहे थे, तो वो होता है क्रॉस लिंक्ड, यानी कि क्रॉस बाधित या बंधित, सॉरी, क्रॉस बंधित बहुलक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक। अब ये जो होते हैं ये होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब होता है कि ये होंगे कठोर एवं भंगुर। भाई कठोर होंगे, इनको तोड़ने मोड़ने की कोशिश करोगे, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही मान लिया जाए तो जो या तो मतलब आप जैसी शक्ति लगाओगे तो ये इलास्टिसिटी वाला जो मतलब
क्या करना चाहिए, प्रत्यास्थता का गुण वगैरह नहीं दिखाएंगे, कठोर रहेंगे, कठोरता बनी रहेगी। लेकिन आप ज़्यादा ताकत लगाओगे तो टूटना पसंद करेंगे ये लचकने की या मुड़ने की जगह पर। तो इस तरीके के लोग भी पाए जाते हैं हमारे बीच में, कठोर और भंगुर। ठीक, तो हार्ड एंड ब्रिटल इसका नेचर होगा। अब एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल किसको ले सकते हो आप, तो आप इसमें एग्जाम्पल लोगे ग्लिप्टल, ठीक है, बैकेलाइट या बैकेलाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक, और साथ में आप इसमें लोगे रबर को। मैं हिंदी में लिख दूं तो हिंदी इंग्लिश में लिखने से एक फ़ायदा ये है, और दिक्कत तो मुझे है, आप लोगों को तो बस सुनना है, और हो भी रहा होगा दिक्कत आप लोगों को भी, मजाक कर रहा हूं। तो वो है ग्लिप्टल, बैकेलाइट और रबड़। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रॉस लिंक का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट इतना यहां काम चल जाएगा। तो क्या क्या आ गया, ग्लिप्टल, बैकेलाइट और रबड़। ठीक, अब बहुत सबके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। अब इसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन, तीसरा टाइप है बेस्ड ऑन सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो संश्लेषण के आधार पर बहुलक के दो प्रकार होंगे, एक होता है आपका योगात्मक बहुलक और दूसरा होता है संघनात्मक बहुलक, यानी इंग्लिश में कहें तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, बेस्ड ऑन सिंथेसिस, यानी संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तो ये सी टाइप था, इसमें पहला टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसको हम लोग बोलेंगे एडिशन पॉलीमर, यानी कि योगात्मक बहुलक। हमने इसके पहले दो लोगों को पढ़ लिया है, ठीक, बेस्ड ऑन सोर्स, नेचुरल और सिंथेसिस। फिर हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में हमने किन किन लोगों को देखा था, तो लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर। उसमें हमने दो लोगों को पढ़ना है, एडिशन और दूसरा होगा कंडेंसेशन, यानी कि योगात्मक। और एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, होमोपॉलीमर, दो वर्ड्स के बारे में जो आपको आगे भी परेशान करेगा, और एक होगा कोपॉलीमर। इसको हम बोलेंगे समबहुलक और इसको बोलेंगे सहबहुलक। ठीक, समबहुलक सहबहुलक में क्या अंतर है कि भाई जब केवल और केवल मोनोमर एक ही टाइप के होंगे, एक ही फैमिली के होंगे, और श्रृंखला में जुड़ते जाएंगे और बहुलक का निर्माण करेंगे, पॉलीमर बनाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। ध्यान दिया आपने बात को, एक ही जैसे, दूसरा कोई नहीं आएगा, तो वो समान बहुलक या समबहुलक, या उसको हम लोग होमोपॉलीमर बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मोनोमर बदलेंगे, यानी कि एक एकलक और दूसरा किसी और टाइप का एकलक, दोनों एकलक को जोड़ा जाए और फिर बहुलक का निर्माण हो, मतलब पॉलीमर में विभिन्न विभिन्न तरह के एकलक यानी कि मोनोमर्स को जोड़ा जाए और पॉलीमर बनाया जाए, एकलकों को जोड़कर अलग अलग बहुलक का निर्माण किया जाए, तो वो कहलाता है सहबहुलक। देखिए बस सम और सह में ये फर्क है, इसको कोपॉलीमर बोलेंगे, उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे। मैंने बताना जरूरी समझा, क्यों? क्योंकि जो योगात्मक बहुलक जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक, योगात्मक बहुलक ये दोनों तरीके का होता है। ये आपका होमोपॉलीमर भी होगा और ये आपका कोपॉलीमर भी होगा। भाई ये सम बहुलक भी होगा और ये साथ ही साथ आपका सहबहुलक भी होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, इसलिए स्ट्रक्चर मैंने अब तक ट्रेस नहीं किया था, उसकी जरूरत नहीं है। आपको टफ लगेगा स्ट्रक्चर, आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स अगर दिखाना चाहूं तो एग्जाम्पल में एडिशन यानी योगात्मक वाले में आपका आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN, पॉलीएथिलीन। ठीक, पीवीसी, PAN, पॉलीएथिलीन, ब्यूना एस, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल है, पीवीसी, PAN, पॉलीएथिलीन, ब्यूना एस। ठीक, अब मैं इसमें से आपको एक दो बना के दिखाता हूं। जैसे कि मैं एथिलीन से यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या करेंगे हम लोग, इसका बहुलीकरण करेंगे। बहुलीकरण करने के बाद हम लोग बनाएंगे बहुलक। ये एकलक है, ये मोनोमर है, और इससे हम क्या बनाने जा रहे हैं,
ठीक, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, जब भी बनाएंगे आप तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, तो ये CH2 और ये यहाँ पे लग जाएगा N। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये था हमारा एथिलीन, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ठीक। ये एकलक था, बहुलीकीकरण के बाद क्या बन गया, ये बन गया, पॉली वर्ड लगा दीजिए और लिख दीजिए, तो ये बन गया हमारा पॉलीएथिलीन। इन सब चीजों की हमको उतनी जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट इनसे पूछेगा कि भाई कौन सा इसमें से समबहुलक है, कौन सा सहबहुलक है, ठीक। बट फिर भी ऐसे ही जिज्ञासा के तौर पे मैंने बताना जरूरी समझा। अब एक दो एग्जांपल्स और आप देख सकते हैं, जैसे कि पीवीसी को ही देख लेते हैं। तो पीवीसी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, पीवीसी से बेस्ट रहेगा, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, पीवीसी बहुत इजी हो जाएगा, PAN का देख लेते हैं। तो इसके लिए CH और यहां पे लगाया जाता है फर्स्ट कार्बन पे CN लगाया जाता है, CH2 CHCN, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं, जब भी इस जगह पर हम कार्बन लगाते हैं, बॉन्ड एक बार काउंट कर लेता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए, 1 2 3, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, 2 2 4, ठीक, ओके। तो जब ये फर्स्ट वाले कार्बन पर हम लाके यहाँ पे CN रखते हैं तो वो ही कहलाता है विनाइल, ठीक। और चूंकि ये CN है तो इसे विनाइल साइनाइड इसको नाम देंगे। अगर मैं यहाँ Cl रख दूंगा तो विनाइल क्लोराइड, PVC जस्ट सेम इसी के जैसा बनेगा, बस आप Cl की जगह क्या यूज कर लीजिएगा, CN यूज कर लीजिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे आप फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो टूट जाएगा और वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे आ जाएगा CN और ये आगे चल जाएगा फर्दर। अब इस CN की जगह आप Cl कर लीजिए तो आपका हो जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। बट हम यहाँ विनाइल साइनाइड पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली एक्रोनाइट्राइल। इसका नाम अलग था इसीलिए मैं इसको चुन के इस एग्जाम्पल में लेके आया था। इसको हम लोग बोलेंगे पॉली एक्रोनाइट्राइल। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख भले रहा हूं लेकिन है दोनों सेम ही। तो पॉली साइनाइड जो हो PAN में बदलता है और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड तो CN की जगह आप Cl ला दीजिएगा। तो इस तरीके से ये था आपका होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल जो मैंने दोनों अभी करवाया। कोपॉलीमर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोपॉलीमर में मोनोमर्स बदल जाएंगे, एक मोनोमर में कुछ और लूंगा और एक मोनोमर में कुछ और लूंगा, मतलब एकलक जो है वो अलग अलग लूंगा मैं। तो कोपॉलीमर को हम लोग देख रहे हैं, तो कोपॉलीमर के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, बट डबल बॉन्ड 2 जगह यूज हुआ है, किस किस पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पे। तो हम इसको नाम देंगे 1,3 ब्यूटा और 2 बॉन्ड्स हैं डबल के तो डाइन। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एन मतलब एन जो है इसका पूरा संख्या रहेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी जो क्रिया है वो हम करवाएंगे। ये एक मोनोमर था और एक मोनोमर और हम ले रहे हैं और वो हम लेंगे स्टाइरिन का CH2CH और उसके साथ यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग C6H5 को। इसको बोलते हैं, इसको 1,3 ब्यूटाडाइन बोला है, इसको हमने इसको बोलेंगे हम लोग स्टाइरिन। और ये दोनों मिलके हमको बना के देगा ब्यूना एस रबर। और आप लोगों के लिए जानकारी दे दूं कि यही जो चीज है, कुछ दिन पहले लॉकडाउन के समय में बहुत दिन से जो रबर फैक्ट्रियां बंद थी, तो जैसे ही उनको खोला गया तो कितने लोग मरे थे। साउथ में जो स्टेट्स वगैरह हैं जहाँ पे वाइजैग वगैरह में, तो यही जो चीज़ थी वही लीक हुई थी, स्टाइरिन। ये उसका सूत्र है, आप देख पा रहे होंगे CH2CH C6H5। तो ये जो चीज़ है रबड़ फैक्ट्रीज में, ब्यूनास जो रबड़ बनता है यानी रबड़ फैक्ट्री में यही लीक थी और ये जो घातक प्राण घातक होती है, बहुत लोग घुटन से, बहुत लोग इसके प्रभाव से मारे गए थे। तो मैंने बस ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे बताना ज़रूरी समझा। अब इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा CH2, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद इस CH2 के बाद ये जो CH है ये आके जुड़ेगा, ठीक, और आगे हो जाएगा CH2, ये कंटिन्यू, और यहाँ पे आ जाएगा C6H5 जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। और ये N यहाँ लग जाएगा जब भी ये पता बताता है ये, और इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूना एस। हिंदी में भी हम लोग इसको ब्यूना एस ही बोलेंगे, रबड़ का एक टाइप है। तो इस तरीके से हमने एडिशन पॉलीमर को यानी योगात्मक बहुलक को देखा और उसके होमोपॉलीमर समबहुलक
और कोपॉलीमर के भी एग्जांपल्स को देख लिया। और इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखेंगे कि उसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। तो पीवीसी, पीएन, पॉलीएथिलीन, ब्यूटाएस, ठीक, आपको इतना याद रखना, मैंने बताने के लिए बस बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर को, यानी कि संघनन बहुलक को। ठीक, कंडेंसेशन पॉलीमर बेस्ड ऑन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमारा तीसरा टाइप है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर संघनन, आप एग्जाम्पल रट लीजिए, एग्जाम में आप अभी देखेंगे इसी का क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे। जो तीन क्वेश्चन 16 में 17 में है ना, एकदम इजी, एकदम इजी, बस इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट तो होने दीजिए। संघनन बहुलक, संघनन बहुलक में क्या होगा, एक मोनोमर अलग टाइप का प्लस एक और मोनोमर अलग टाइप का, ठीक है, मतलब मोनोमर 1 मोनोमर 2 मिला के एक ठो क्या करेंगे, पॉलीमर का निर्माण करेंगे। तो ये बताइए किस टाइप का हो गया, ये किस टाइप का हो गया भाई, कोपॉलीमर, यानी कि सहबहुलक। संघनन में हमेशा क्या होंगे, कोपॉलीमर आएंगे, ये फिक्स है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ H2O, HCl, C2H5OH एक बाई प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, रिलीज होगा, निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब भी रिएक्शन होगा तो एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा और उसके बाद पॉलीमर का निर्माण होगा। तो आप बड़े से समझ पाएंगे कंडेंसेशन पॉलीमर को। एग्जांपल्स, इसके बाद इसका भी स्ट्रक्चर बोलिएगा तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, बताने के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। चाहिए होगा आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज को भी। एग्जाम्पल में इसका होगा नाइलॉन, ठीक है, बेकेलाइट, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख देता हूं मैं, और पॉलीसिलिकॉन्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। नाइलॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, पॉलीसिलिकॉन्स हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा टाइप भी कंप्लीट हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है टेरिलीन। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि हाँ दिमाग में आ गया, वो है प्रोटीन। आप याद रखिएगा, स्टार्च किसमें था, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लिंक्ड वाले में हमने नेचुरल पॉलीमर किसको देखा था, लिंक्ड वाले में सेल्यूलोज को। और प्रोटीन कहाँ आ रहा है आपका, कंडेंसेशन पॉलीमर में। संघनन बहुलक है ये प्रोटीन, दो मोनोमर्स को लेके बनता है, ये दो एकलक को लेके बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा कैटेगरी और लास्ट है, समझ लीजिए हमने अब तक 3 लोगों को पढ़ लिया है। बेस्ड ऑन सोर्सेज पढ़ा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पढ़ा, बेस्ड ऑन सिंथेसिस पढ़ा, ठीक है, मतलब प्राप्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर और संश्लेषण के आधार पर। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर, मतलब भौतिक गुणों के आधार पर। कितने तरीके के बहुलक होंगे, तो भौतिक गुणों के आधार पर मैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, तो मैं डायरेक्ट एक ही बार में क्लासिफाई कर देता हूं इन लोग को। इसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है आपका थर्मोप्लास्टिक, सबने नाम भी सुना होगा इसका, और हर बार थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग। दूसरा है आपका थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग से आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस को देखने मिल सकता है, थर्मोसेटिंग बहुलक। और इनके एग्जाम्पल्स को लेके हमेशा डाउट आता है, और उसके कारण क्या होता है, गलतियां होती हैं। और नेक्स्ट जो है आपका है इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थक, ये प्रत्यास्थक बोलते हैं, ठीक है, इलास्टोमर्स आप याद रखिएगा। और जो चौथा और लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर्स, यानी कि रेसे, ठीक। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, 4 कौन कौन सा हो गया भाई, प्रत्यास्थक यानी इलास्टोमर्स, बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर। 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक में जो डिफरेंस है वो कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर आप देख पाएंगे कि जो ये होता है ये अनियमित एवं अव्यवस्थित होता है। मतलब इसकी जो संरचना होती है श्रृंखला में, तो वो श्रृंखला जो होती है वो अनियमित और कैसी होती है,
अव्यवस्थित होती है। कैसी होती है? मतलब कि रैंडम ऑर्डर में होता है, ठीक है। और जो इसमें जो बल लगा होता है, वो जो बल रहता है इसके अणुओं के मध्य, वो होता है कमजोर वैन डर वाल्स बल। ये पूछा है थर्मोप्लास्टिक्स में कौन सा बल लगेगा? कमजोर वैन डर वाल्स बल, ठीक। और इसके अतिरिक्त ये होते हैं एमॉर्फस, यानी कि अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस पॉलीमर, अक्रिस्टलीय बहुलक भी कहते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक को। इसके अतिरिक्त हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। तो आप एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का देखेंगे तो आप लिख सकते हैं पीवीसी, पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन आपका, और इसके अतिरिक्त आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें नाइलॉन हो जाएगा, आप इसमें ले सकते हैं टेफ्लॉन, ठीक, और PAN पॉलीस्टाइरीन वाला जो था। चलिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है वैसे। तो थर्मोप्लास्टिक हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मोसेटिंग को। थर्मोसेटिंग जो होंगे वो जो होंगे क्या होंगे? बहुत ही अधिक कठोर और व्यवस्थित। थर्मोसेटिंग क्या होंगे? बहुत अधिक कठोर और व्यवस्थित, साथ ही साथ अघुलनशील। और एग्जाम्पल देख ले जाए इसका, अघुलनशील के साथ साथ ये लोग पिघलते भी नहीं हैं, अगलनीय बोलेंगे उसको, ठीक है। मतलब कि कैसा रहेगा? इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं थर्मोसेटिंग्स का। एग्जाम्पल में इसको मिटा देते हैं, दिक्कत आ ही जाता है। चलिए कोई नहीं, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको आप लोग बोलते हो बैकेलाइट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। इसके बाद आता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद आता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हो गए थर्मोसेटिंग के। और बाकी जो रेजिन हैं, जो भी रेजिन्स होंगे वो भी किस में आ जाएंगे? थर्मोसेटिंग में आ जाएंगे। इलास्टोमर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलास्टोमर जो होगा उसमें आपका रबड़ आएगा, ठीक। बाकी अभी हम रबड़ को और ब्रीफ में और डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई जो रबड़ होता है प्राकृतिक आइसोप्रीन, ठीक है। संश्लेषित जो रबड़ होता है वो नियोप्रीन होता है, ब्यूना एस होता है, ब्यूना एन होता है। उसके बाद हम लोग पॉलीएमाइड्स को पढ़ेंगे, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 को, पॉलीएस्टर को पढ़ेंगे, टेरिलिन हुआ, डेक्रॉन हुआ, ग्लिप्टल हुआ। तो वहां तक पढ़ने के बाद हमारा पॉलीमर कंप्लीट होगा, यानी कि वीडियो 2 आने की पूरी संभावना है। अब क्या करेंगे? छोड़ नहीं सकते ना, पढ़ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन का सवाल है तो आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चौथा टाइप इसमें आप इलास्टोमर्स में आप रबड़ कर लीजिएगा। चौथा टाइप इसमें जो होता है, हमने थर्मोप्लास्टिक पढ़ा, थर्मोसेटिंग पढ़ा, फाइबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, साथ ही साथ इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि उच्च गलनांक, उच्च तनन सामर्थ्य होगा, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसमें पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाएगा? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। और साथ में ही इसमें याद रखिएगा द्विध्रुव आकर्षण बल। भाई मैंने वंडरवाल्स बल का जो जिक्र किया था, किसमें किया था? वंडरवाल्स बल थर्मोप्लास्टिक में। यहां पे क्या पाया जाएगा? द्विध्रुव आकर्षण बल। अच्छा, एग्जाम्पल इसके बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पहले ही मैं उसको लिख देता हूं। और नेचुरल का एग्जाम्पल है सिल्क। नेचुरल का एग्जाम्पल है सिल्क। सिल्क जो होता है वो रेशे में आता है, फाइबर्स में आता है, और इसका भी एग्जाम्पल फाइबर का एग्जाम्पल है। और ये नेचुरल टाइप है पॉलीमर का, सिल्क। और इसके अतिरिक्त टेरिलिन, ओरेलॉन, ठीक है, और नाइलॉन
6 फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद पार्ट 2 और डिटेल में, तो 2 वीडियोस में हमारा पॉलीमर खत्म होगा। इसको लाइक और आपको शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी, नेक्स्ट वीडियो लाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए, जय हिंद।